नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बेवफाई कहानी का अगला और अंतिम भाग लेकर आए। मैं समझ गया था जिस सफ़र पर मैं निकल पड़ा था वो आसान नहीं था। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका असली मतलब क्या होता है यह मुझे शादी के बाद पता चला। वक्त सब कुछ ठीक नहीं कर देता, बल्कि हमारी सहन शक्ति बढ़ा देता। जैसे इन सालों में मेरी बढ़ चुकी थी। इस बीच हम दोनों को प्रमोशन भी मिल गया। हम पति पत्नी से मम्मा पापा की रैंक में आ गए थे। चिंटू अपने टॉयज समेट कर रखा करो यार, बच्चे के खिलौने समेटते हुए मैं झुंझला जाता था। 1 मिनट पापा, ये लो समेट दिए। वो झट से एक बड़ा कार्टन में सारे भरकर मुस्कुरा देता था और मैं थोड़ा और झुंझला जाता था। ये तरीका है खिलौने रखने का। छोटी बड़ी कारें, बस, ट्रक, टेडी बियर सब एक साथ एक डब्बे में। कौन कहेगा ये खिलौने का डब्बा है। डस्टबिन की तरह भरा रहता। और ये चिंटू की मेज है। किताबें हमेशा एक टुकड़ा ज़मीन के लिए लड़ती दिखती हैं, एक दूसरे को धकेलती हैं। पेन पेंसिल का डब्बा भी गजब जादुई था। पता नहीं किस किस कोने में कूद कर जा बैठता था, कभी बिस्तर पर, कभी ज़मीन पर। न चाहते हुए भी मन बचपन में लौटने लगता था। मुझे अपना कमरा याद आने लगा था। एक रैक पर करीने से लगी हुई गाड़ियाँ, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, सबसे नीचे कवर पर रखे टेडी बियर एकदम साफ सुथरे। हर तरह की किताब की जगह निश्चित थी। यहाँ स्कूल आने वाली, यहाँ कॉमिक्स। मजाल है कि किताब कभी एक इधर से इधर हुई हो। क्रियॉन्स, पेंसिल सब एक खास जगह। मेरा कमरा ऐसा रहता था जैसे स्टेशनरी की दुकान। चिंटू का कमरा देखते ही एकदम से मन खिन्न होने लगता था। इसमें ये करे भी तो क्या करे, बच्चा देखकर सीखता है ना। और ये बच्चा क्या देखता है कि आई कार्ड तो फ्रिज में रखा जाता है। सब इसी तरह चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता भी रहेगा। अगर दीदी जीजा जी का ट्रांसफ़र हमारे शहर में ना होता, वो यहीं शिफ्ट हो गई थी, पास में ही। वाह दीदी, बड़ी जल्दी आपने घर सेट कर लिया। मैंने बड़ी ललचाई नज़रों से घर का कोना कोना देखा। ऐसा लग रहा था जैसे माँ इस घर में सजा कर गई थी। दीदी एकदम थकी हारी मेरे बगल में आकर बैठ गई। क्या करें, कल से स्कूल है बच्चों का, तुम्हारे जीजा जी का ऑफिस है, सेट तो करना ही था। चिंटू कहीं ट्यूशन जाता है या टीचर घर आते हैं, हमें भी बच्चों के लिए लगवाना है। नीलू ने हैरत से दीदी की ओर देखा। इतने छोटे क्लास में ट्यूशन की क्या ज़रूरत है दीदी, अभी तो मैं पढ़ाती हूँ। दीदी सब पका गई थी, हल्की सी नाराज़ भी हो गई थी। उनको कोई टोक दे तो ये उनको कभी बर्दाश्त नहीं था। मैंने बात घुमा दी। आप टेंशन न लो दीदी, ट्यूटर ढूंढ लिया जाएगा। आप रिलैक्स करो, पार्लर हो आओ। वो क्या होता है, हाँ फेशियल करवा लो, थोड़ा चमक जाओगे। दीदी पहले से ही भन्नाई हुई थी। मुझे घूरते हुए बोली, ऐसा है राघव, टाइम नहीं इतना मेरे पास। और वैसे भी जिनका चेहरा चमकता रहता है ना, उनका घर नहीं चमकता। बात जिसके लिए कही गई थी उसने तो सुनी नहीं। वो तीनों बच्चों का खाना खिला रही थी। लेकिन ये बात मेरे दिल में हल्की सी सुराख कर गई थी। जब किसी किताब में कोई लाइन हाईलाइट कर दी जाती है तो किताब खुलते ही बस उसी पर नज़र अटक जाती। ठीक इसी तरह मेरी गृहस्थी की एक कमी जो दीदी ने हाईलाइट करा दी थी, मेरी नज़र वही अटकी हुई थी। नीलू को मैंने हमेशा अच्छे कपड़े पहने, हमेशा तैयार ही पाया। जब मैं सुबह घर से निकलता, जब मैं शाम को घर वापस आता, जब हम कहीं आते जाते थे, हर समय वो चमकती ही रहती थी। मेरा मूड बुरी तरह ऑफ था। मैंने देर रात तक चुपचाप कमरे में बैठा कुछ पढ़ता रहा। अरे मैं बताना भूल गई, मेरे मामा जी का फ़ोन आया था। उनके छोटे बेटे की सगाई है, कल तुमको भी फ़ोन करके बुलाने के लिए कह रहे थे। नीलू ने याद करते हुए बताया। मैंने किताब में देखते हुए ही जवाब दिया, मेरा जाना नहीं हो पाएगा, तुम और चिंटू चले जाओ और मैं एक ड्राइवर कर दूंगा। नीलू चौंक गई थी। मैं और चिंटू चले जाएं, मतलब छुट्टी है ना तुम्हारी 2 दिन की, वीकेंड मिल रहा है, मैनेज हो जाएगा। मैं नहीं जा पाऊँगा यार, मुझे ऑफिस के अलावा और भी काम रहते हैं। खैर छोड़ो, तुम हम समझ नहीं पाओगे। नीलू हैरान बैठी थी। पिछले 7 सालों में वो कभी नहीं अकेली गई थी। हम दोनों के पेरेंट्स एक ही शहर में रहते हैं। जब भी गए साथ ही गए हैं, साथ आए हैं। नीलू मेरे पास खास चिपक कर खिसक आई थी, हाथ पकड़ कर बोली, गुस्सा हो क्या किसी बात से?
सुबह मैंने चिंटू को डांट दिया था, इसलिए सही सही बताओ, मेरा दिमाग और गर्माता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ बवाल होने वाला। अच्छा, वो जो मैंने दीदी को टोक दिया था, शाम को बच्चों के नाखून ना काटा करना, इस पर नाराज हूँ। नीलू ने जैसे ही दीदी का जिक्र छेड़ा, फिर रोका हुआ गुबार फूट पड़ा। अरे काट तो रही थी, दिन या रात, कभी भी। यहाँ तो चिंटू की डायरी में लिख कर आता है, तब कटते हैं नाखून। उसमें तो पहले आधा घंटा नेल कटर ढूंढा जाता है, तब नाखून काटो अभियान शुरू होता है। किसी चीज़ में कोई सिस्टम नहीं, घर फैला रहता है। बस अपने तैयार होने में कोई कसर ना रहे। खुद को रोकने की कोशिश करते हुए भी ये लाइन मेरे मुंह से निकल गई थी। नीलू ने डबडबाई आंखों से मुझे देखा, कुछ भी नहीं बोली। इससे पहले भी वो हमारी कई बार बहस हो चुकी थी, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन आज मुझे जाने क्या हो गया था, चाहकर भी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था। सुबह देखा जाएगा सोचकर करवट बदलकर मैं तो सो गया, लेकिन आज सुबह जो देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। कहाँ की तैयारी हो रही है नीलू? मैंने हैरानी से पूछा। चिंटू स्कूल ड्रेस की जगह जीन्स टी शर्ट पहने घर में घूम रहा था। नीलू भी बाहर घूमने वाले कपड़े पहने तैयार थी। बताया तो था कल मामा जी के यहाँ जाना है। उनकी गाड़ी इधर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही सही। नीलू ने सूटकेस खिसकाते हुए कहा। इसलिए पहले मैं कुछ समझता, उसने एक तीर और छोड़ दिया। अच्छा, 4-5 दिन तक घर तो साफ रहेगा? ओह, अब मैं समझा। नीलू मुझसे नाराज होकर घर से जा रही थी। मेरे लिए स्थिति बड़ी अजीब थी। मैं बहुत चक्का सा बैठा देख रहा था। मानना मुश्किल था, लेकिन यह सच था, नीलू चली गई, वो भी इस तरह से। इससे पहले वो कभी घर में अकेला नहीं रहा था, एक दिन के लिए भी नहीं। लेकिन जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाता था, नीलू तो रहती थी ना, कैसे रह लेती थी। अचानक मेरे मन में एक अफसोस की लहर दौड़ गई। लगा फ़ोन करके कह दूँ, कहाँ तक पहुँची हो, वापस आ जाओ यार, चलेंगे कल साथ में। फ़ोन उठाया, लेकिन वह कह नहीं पाया। कुछ जो मुझे रोक रहा था। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। ये कोई तरीका थोड़ी ही है, जाने को चली गई भन्ना के। इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए नीलू। लेकिन एक बार आवाज़ सुने बिना चैन भी नहीं पड़ रहा था। हाँ हेलो, चाय की पत्ती का डब्बा कहाँ है? मैंने बहाने से फ़ोन किया। डब्बा वहीं है, ध्यान से देखो। और करोगे क्या डब्बे को? चाय बनी रखी है, छान लो। टेबल पर नाश्ता और टिफ़िन भी रखा है। रसोई में चाय लेने गया तो वो भी प्यार की लहर मुझे भिगोने लगी थी। वो गायब हो चुकी थी। कप वाला रैक पर कम से कम 6-7 तरह के अलग अलग कप थे, जिनमें 1 से 2 हैंडल के टूटे हुए भी दिख रहे थे। बगल में सिंक पर एक मैला कुचैला कपड़ा सिकुड़ कर बैठा हुआ था, जिस पर 2-3 प्रजातियों के कीड़े मर रहे थे। बहुत हिम्मत करके राशन वाली अलमारी खोली, लेकिन इतनी हिम्मत पड़ गई थी कि एक सी दाल 3-4 डब्बों में थी, थोड़ी थोड़ी रह गई थी। न्यूक्लियर फैमिली जैसी लग रही थी। सबको एक साथ भरकर एक खानदान बनाकर मुझे चैन मिला। कुछ मसाले छोटी छोटी पुड़ियों में छुपे बैठे थे। उनको डिब्बियों में डाला, फिर फ्रिज की सफाई, कमरे की सफाई, सब कुछ निपटा कर बैठा तो घर पर जैसे लग रहा था, वैसे जैसा मैं देखना चाहता था। बस इसी तरह साफ घर में चिंटू दौड़ता हुआ दिखता रहे और मुस्कुराती हुई नीलू मुझे उन दिनों की याद आने लगी थी। फ़ोन उठाया तो देखा नीलू का मैसेज आया। चिंटू के यहाँ पीटीएम में आज 2 बजे से पहले जाना है। आज से पहले मैं कभी किसी मीटिंग के लिए गया ही नहीं था। हमेशा नीलू ही जाती थी। मैंने झिझकते हुए क्लास में कदम रखा। टीचर मुझे पहचानते हुए मुस्करा दी। प्लीज़ कम, आई मस्ट से योर चाइल्ड इज़ ए जीनियस। उन्होंने मेरे सामने से चिंटू के एग्ज़ाम रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, मेडल्स का ढेर लगा दिया। मैं हैरान था। वो बोलती जा रही थी, हर फील्ड में एक्सेल कर रहा है वो। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू हिज पेरेंट्स। मैं थैंक्स कहते हुए झेंप गया था। आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो मुझे पता ही नहीं थे कि कब हुए, एग्ज़ाम कब शुरू हुआ, ख़त्म हो गए, मैं जान तक नहीं पाता। बहुत सारे पेरेंट्स को टीचर समझा रही थी, बच्चे को टाइम दिया करिए, इसको ये सिखाइए, वो सिखाइए, और मेरी और शाबाशियों का ढेर लगा था। मैं असहज महसूस कर रहा था। इन शाबाशियों का मेरा कोई हक नहीं था। मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे, तो अकेलापन काट खाने को दौड़ता। मेरे लिए 3-4 दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बैग में थोड़ा सा बहुत सामान लेकर मैं अगली सुबह दीदी के यहाँ जा चुका था। अरे आज तो तुम्हारा भाई आया है, आज भी वही ब्रेड बटर।
जीजा जी ने नाश्ते की टेबल पर मुंह बनाया। मैं मुस्कुरा दिया। गटक तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। दीदी तो नकते हुए बोली, भाई के यहाँ तो सुबह सुबह बनता है सब्जी पराठा, इतना हैवी तो अपने यहाँ कोई खाता भी नहीं है, जैसे हेल्दी भी नहीं रहता इतना भारी। जीजा जी ब्रेड स्लाइस हवा में लहराते हुए हंसे। ये बहुत हेल्दी है ना। मैं थोड़ा बहुत खाकर उठ गया। मुझे कुछ याद आने लगा था। कितनी ही बार मैंने बना हुआ खाना देखकर भी नए खाने की फरमाइश की थी और नीलू ने पूरी कर दी थी बिना शिकायत। मुझे कभी नहीं लगा कि उसमें कुछ खास है। दीदी के यहाँ आए मुझे 2 दिन हो चुके थे। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। मैं उदास था, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। दीदी और जीजा जी के बीच में एक अजीब तनातनी महसूस होती थी। क्या हुआ जीजा जी, कोई ऑफिस की टेंशन है? एक दिन जीजा जी ने से मैंने पूछ ही लिया। वो हल्का सा मुस्कुरा कर अचानक गंभीर हो गए। जानते हो राघव, ज़िंदगी में कायदे कानून होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं कायदे कानून में अगर ज़िंदगी उलझ कर रह जाए तब ठीक नहीं होता। कोई बात हो गई है क्या? मैंने पूछा तो वो झुंझला गए। कोई बात नहीं यार, ये हर बात पर रोता चीखता परेशान होता लाइफ पार्टनर किसी को अच्छा नहीं लगता। सब कुछ कसा कसा दम घुटने लगता है, ठीक से सांस लेना ही नहीं हो पाता। तो ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह लापरवाही को भी देनी चाहिए। अरे मेरी छोड़ो, बच्चों के दोस्त घर आकर खिलौने नहीं छू सकते, खिलौने सजे रहते हैं बस। मुझे अपना घर याद आने लगा था। चिंटू और मेरे दोस्तों का 4 तकिए मिलाकर हाउस खेलना, या सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक ट्रैक करके ट्रैफिक जाम वाला खेल खेलना। बचपन के ये रंग मेरे घर में पूरी तरह फैले हुए थे और इन्हीं से मेरी दुनिया भी रंगीन थी। और भी बहुत से रंग थे जो नीलू की खुशमिजाजी से फैले हुए थे। वो तैयार होकर रहती थी। सच कहूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता था उसको ऐसे देखकर। अपनी बेवकूफ़ी पर मैं हैरान था। अपनी ज़िंदगी के स्वाद खुद में ख़त्म कर रहा था। तुमको मैंने कितना मिस किया। आइंदा इस तरह गुस्सा होकर मत जाना, नीलू के आने पर मैंने संजीदा होकर कहा। वो मुस्कराने लगी। पहले सूटकेस खोलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ओफो! सूटकेस खोलते ही बदबू का एक भभका तेजी से मेरी नाक में घुसा। एक बैग में गीले कपड़े रखे थे। ये बदबू शायद वहीं से आ रही थी। दिमाग खराब हुआ है, लेकिन इस बार मैंने अपने को संभाल लिया। क्या हुआ, पसंद नहीं आई शर्ट? नीलू मासूमियत से पूछ रही थी। मैंने सूटकेस बंद करते हुए नीलू को शरारत से देखा। बहुत अच्छी लगी, चलो अब पहन भी दो ना। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।